हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कोड विद विक्रम में। और आज हम ये हमारा थर्ड चैप्टर है। इससे पहले दो वीडियो बना दिए हमने, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का और एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का। और उसके अंदर कुछ एक्सरसाइज भी करी है। ये थर्ड वाला है, इसमें भी हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि क्वेश्चन है और उसके अंदर से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करनी है। ठीक है। तो स्टार्ट। मैंने कुछ क्वेश्चन पहले प्रिपेयर कर रखे, ठीक है। एक बीच वीडियो में कोई दिक्कत नहीं हो जाए तो सारी चीजें पहले सेट कर रखी है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन उठाया अपन ने, ठीक है। अब जो क्वेश्चन जो आगे से दिया जाता है, अभी यहाँ पे तो मैंने न्यू एआरआर बना रखा है, वहाँ पे दिया नहीं जाता है कि एक्चुअल में कि क्या होगा। जैसे ऐसा कुछ होगा, मैं दिखाता हूँ। कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा ना तो ऐसा कुछ दिया जाएगा। जैसे कि इसको कंट्रोल सी कर लेता हूँ मैं। इसको हटा देता हूँ ऊपर से। ऐसा कुछ दिया जाएगा सिंपल सा। ऐसे समझो, ये वाला क्वेश्चन है और वो बोलते हैं बताओ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हिसाब है, सिंपल सा। इसमें एआरआर एक वेरिएबल है, इसकी लेंथ कुछ भी है, ठीक है। हमें नहीं पता लेंथ क्या है, लेंथ -1 कर रखा है क्योंकि एक एरे है, ठीक है। उसके लिए चलेगा और एक न्यू एरे करके उसमें ये वैल्यू पुश होगी। बताओ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऐसा कुछ पूरा का पूरा डेटा नहीं देगा। अगर उसने ए आर आर या बना रखा है और उसकी कुछ लेंथ डाल रखी है तो हमको दिख रहा है, वो तो 4 है 5 है तो फिर तो वो कांस्टेंट हो गया, फिर तो ऑर्डर ऑफ वन हो गया। वो तो बताएगा नहीं कि इसकी लेंथ क्या हो सकती है, ठीक है। यहाँ एरे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी सिंपल से लॉजिक यही है, और पिछला वीडियो बता रखा मैंने, देख लेना। सिंपल चीज ये है, इसको देख के ही पता चल रहा है, इसको देख के ही पता चल रहा है। जो सिंपल जो लूप होता है ना, जो जीरो से लेके उसके लास्ट एलिमेंट तक चलता है, सिंपल सा लॉजिक है। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ एन, सिंपल सा। तो इसका आउटपुट भी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है, सिंपल सा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ऑर्डर ऑफ एन। अब इसको मैं थोड़ा रन करके दिखा देता हूँ चला के। तो इसको कैसे चलाना है उसका पार्ट से नीचे लिख रखा, ठीक है। फंक्शन के अंदर वैल्यू आ रही है जा रही है जो भी हो रहा है, ठीक है। उस चीज के लिए। बाकी क्वेश्चन की बात करें तो ऐसा कुछ दिया जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। वहां पे बताया नहीं जाएगा कि एआरआर का मतलब क्या है इसके अंदर, और ये लेंथ भी लिख दिया मैंने, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली ऐसा कुछ बता देंगे वहाँ पे, जैसे कि ये हो गया। ठीक है, मैं इसको उल्टा चला रहा हूँ अभी कि आई की वैल्यू ए आर आर की जो भी वैल्यू है वो आई की है। और आई हमारा बड़ा है जीरो से, तो आई को -1 कर दो। यानी लूप उल्टा चल रहा है कुल मिला के। अगर लूप उल्टा चल रहा हो, चाहे उल्टा नहीं चल रहा हो तो कोई बात नहीं, वो एन के लिए चलेगा। तो यहाँ पे ए आर आर की जो भी वैल्यू होगी उसके लिए पूरा का पूरा लूप चलेगा, ठीक है। तो इसकी ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी कंप्लीट। इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं है। ये वाला कोड चलेगा कैसे, वो चीज़ बता देना उधर में, ठीक है। ये कुल मिलाकर रिवर्स का है कि किसी ने 1 2 3 4 डाला है तो इसका रिवर्स आएगा 4 3 2 1 ऐसा कुछ करके, ठीक है। इसको रन करके दिखाता हूँ एक बार में कि ये चलेगा कैसे। इसको रन देखो, मैं नोट्स इसलिए नहीं डालता हूँ क्योंकि नोट्स जो हम खुद बनाते हैं ना वो थोड़े ज़्यादा वैलिड होते हैं। मतलब दूसरे के नोट्स को क्या ही कॉपी करना, बताओ। आप खुद के नोट्स बनाओगे लंबे टाइम तक याद रहेंगे, अच्छा खुद से लिखते हैं तो वो चीज़, ठीक है। तो वो नोट्स खुद के अच्छे रहते हैं, इसलिए डालता नहीं हूँ मैं, ठीक है। ये देखो, ये रिवर्स करके दे रहा है। सिंपल सा एक फंक्शन बना रखा हमने यहाँ पे, और इस फंक्शन के अंदर कुछ वैल्यू पास कर रहे हैं और इस फंक्शन को यहाँ कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक एरे पास करा है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है। और जो भी ये रिजल्ट रिटर्न करेगा उसको हम वापस यहाँ पे इसमें स्टोर होगा। फंक्शन जो भी रिटर्न करता है उसी के अंदर आती है वैल्यू, तो इसी फंक्शन में आएगी और उससे निकाल के रिजल्ट में स्टोर करा और रिजल्ट को यहाँ प्रिंट कर दिया। हमने भेजा था 1 2 3 4 और आउटपुट में आया 4 3 2 1। क्यों? क्योंकि हमने लूप उल्टा लगा रखा है, ये देखो। हमने बोला आई के अंदर स्टार्टिंग में क्या बोला कि एरे की लेंथ -1, क्योंकि लेंथ होती है 1 से और इंडेक्स होती है 0 से, इसीलिए हमने इसको माइनस कर दिया। क्योंकि अगर इसकी लेंथ निकालेंगे तो लेंथ होगी 4, बट अगर इस एरे की इंडेक्स निकालें तो इसकी इंडेक्स होगी 3। क्यों? क्योंकि 1 जो है 0 पे, 0 1 2 और 3, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। तो ये रिवर्स चलेगा पीछे से, और पीछे से जो भी एलिमेंट निकलेगा उसको एक न्यू एरे के अंदर पुश करवा देंगे और उसी को यहाँ से रिटर्न करवा देंगे। अगली बार हमने 4 5 6 7 8 भेजा, फिर भी उसने उल्टा कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ होने की। सवाल ये उठता कि अगर ऐसा कैसा इधर एक और होता, दिखा देता हूँ। कंट्रोल सी करा इसको, यहाँ लिखते हैं। अब बताओ, दोनों फोर लूप है, इसकी भी ऑर्डर ऑफ एन है और इसकी भी ऑर्डर ऑफ एन है। तो जब क्या होता है, जब दो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसा जाती है ना अलग अलग, तो उन दोनों को मर्ज करके एक ही होगा। मतलब इसकी टोटल अगर देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ एन ही होगा, क्योंकि ये अलग है, नेस्टेड नहीं है। अगर ये फोर लूप इसके अंदर होता, कंट्रोल एक्स मार दो, इसके अंदर डाल दो इसको ऐसे। अब इस केस में नेस्टेड हो गया क्योंकि एक लूप के अंदर दूसरा लूप बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेंज हो गया। अगर मान लो ए आर आर की जो भी लेंथ अगर 5 है तो इस केस में ये भी 5 बार चलेगा और ये भी 5 बार चलेगा। तो उस केस में 5 × 5, ठीक है, यानी कि 25, यानी 25 टाइम लूप चलेगा। तो पिछली बार क्या हो रहा था अभी दिखाता हूँ। ये तो 25 बार चलेगा, इसको पीछे लेता है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, एक सेकंड, ये देखो। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये लूप 5 बार चलेगा और ये भी 5 बार चलेगा। इंडिपेंडेंट अलग अलग है दोनों, ठीक है। तो 5 और 5 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सिंपल सा। तो ऑर्डर ऑफ एन ही होगा उसका, ठीक है, सिंपल सा। तो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा, तो वो जो कांस्टेंट वगैरह लिखते हैं वो हट जाता है, ठीक है। तो फाइनल आउटपुट ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ।
और अगर ये लूप के अंदर लूप है, इसको हटाया अंदर डाला, सेम टू सेम ऐसे है। इस केस में सीन अलग हो जाएगा, क्योंकि ये इसके हर एलिमेंट के चलेगा, यानी यहाँ पे 1 है तो उसके 1 के लिए 5 बार चलेगा, यहाँ पे 2 है तो उस 2 के लिए फिर से 5 बार चला, यहाँ पे अगर 3 है तो उस 3 के लिए फिर पूरा चलेगा, ऐसा हर एक एलिमेंट के लिए 5 टाइम चलेगा, तो 5 × 5 25, ठीक है। तो इस केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेंज हो जाएगी, इसकी हो जाएगी n², ठीक है। n² टाइम चलेगा, n की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, n की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, ऐसा कुछ करके, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, इसको हटा देते हैं। चलो ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं, अगला सवाल, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। ये वाला उठा लेते हैं, यहाँ से कंट्रोल सी मारा इसको, और इसको डालते हैं इधर आ जाओ, ठीक है। अब ये कुछ बोल रहा है सिंपल सा, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और इसको कंट्रोल एक्स मार देते हैं, ठीक है। इसको बैठा दो। सिंपल सा है, एक एरे है, ठीक है, जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, और इसके अंदर हमने एक 5 ऐड कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो इसका आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि 5 को इसके अंदर पुश कर दिया ARR के अंदर, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सिंपल सी पहले ये समझो। अगर हमने 5 ऐड किया ना, तो इसमें चेंजेस क्या हुआ, सिंपल सा लॉजिक है, इस वाले एरे के अंदर जो भी वैल्यू थी, 1 1 वहीं पे रहा, 2 वहीं पे, 3 वहीं पे, 4, यानी इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ। पीछे से 5 आके ऐड हो गया, यानी यहाँ पे स्पेस हुआ थोड़ा सा, ऐसा कुछ करके और 5 ऐड हो गया। तो जो पहले के जो एलिमेंट थे ना, इनके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुई, पहले का एलिमेंट सारा वैसा का वैसे ही है, और नया एलिमेंट आकर ऐड हो गया। यानी कि हमारा ऑपरेशन वन टाइम हुआ, ऑब्वियसली वन टाइम ही होना, 5 आया और एक ही बार में 5 आके ऐड हो गया, तो सिंगल ऑपरेशन हुआ, ओनली वन ऑपरेशन। क्योंकि इन एलिमेंट को छेड़ा ही नहीं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट हो गई, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ वन। उसका मैंने कुछ लिख रखा है, दिखा देता हूँ मैं। क्या लिखा था मैंने, इधर इधर दिखा था। हम्म इसकी ऑर्डर ऑफ वन होगी, ठीक है, कांस्टेंट है ऑब्वियसली, एक ही एलिमेंट पुश हुआ। देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, क्योंकि स्पेस ऑलरेडी लिया है और उसी में पुश किया, देखो ये चीज लिख रखी, देखो। अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी नहीं, क्योंकि देखो इस ARR का नाम का जो वेरिएबल बना मेमोरी में ना, उसने मान लो 2 बाइट स्पेस लिया, ऑब्वियसली 2 बाइट, तो उस 2 बाइट पे ये 4 थे, और उसी 2 बाइट पे आपने 5 ऐड कर दिया, फिर से समझो। तो कुछ चेंजेस हुआ क्या, 2 बाइट तो ऑलरेडी था मेमोरी में, बट 2 बाइट पूरा भरा हुआ नहीं था, क्योंकि एलिमेंट कम है पूरा, उसकी कुछ एक रेंज होती है, जैसे कि समझ लो, ऐसे समझो कि जैसे हर हर जैसे 32 बिट 64 बिट है ना, उसकी एक रेंज होती है। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, जैसे मान लो 2 बाइट है, 2 बाइट की ऐसे रेंज होगी कोई ना कोई, जैसे जैसे मान लो कि उसके अंदर ऐसा कुछ करके, ऐसे जो डिजिट होता है ना, इतने तक आप डाल सकते हो, ऐसा कुछ करके रेंज होगी, ठीक है। तो ये आप नहीं डालोगे तब तक वो फुल भरेगा नहीं। मान लो उसकी रेंज है 8 डिजिट की, आपने 8 नहीं डाल के उसके अंदर डिजिट डाल दी थी, तो अभी 2 बाइट तो ले ही रहा है वो मेमोरी में, बट वो भरा हुआ नहीं है फुल, समझ रहे हो, खाली है। जैसे एक डब्बा हो गया, एक बॉक्स हो गया, वो बॉक्स के अंदर मान लो 10 kg सामान जाता है, बट आपने 1 kg सामान डाला, बट उसको बॉक्स तो बोलेंगे ना, बॉक्स है। अब उस बॉक्स के अंदर 9 kg सामान डालने की जगह खाली है, और आपने 9 kg भर दिया, तो कुछ ओवरफ्लो थोड़ी होगा, कि बॉक्स तो अभी भी जगह थी और आपने उसको पूरा भर दिया। तो सेम चीज, तो स्पेस तो लिया ही नहीं, स्पेस तो ऑलरेडी ले रखा था, उसी के अंदर ऐड कर दिया आपने, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी नहीं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसको मार देते हैं डिलीट, ठीक है। रिवाइंड कर देना वीडियो अगर थोड़ा मिस हो गया हो तो। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, और यहाँ से उठाते हैं इसको। अच्छा ये थोड़ा बड़ा है क्या, ठीक है ठीक है, तो यहाँ से उठाएंगे इसको पूरा का पूरा, इसको करेंगे कंट्रोल सी, और इसको लेकर आएंगे इधर कंपाइलर, ये करेंगे कंट्रोल V, ठीक है। सेम चीज है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं, सेम एक फॉर लूप लग रहा है, और वो चलेगा एरे 1 के लिए। देखो ये चीज़ें मैंने इसको रन करने के लिए लिख रखा, फंक्शन वगैरह सवाल वाला ये नहीं देता, वो सिर्फ इतना देता है, कोई भी अगर क्वेश्चन पूछता नहीं, इतना ऐसे ही देता है। इसको मैं कंट्रोल X कंट्रोल C मारता हूँ, और इसे ऊपर अलग करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पूछेगा ना, वो इतनी इतनी चीज़ें नहीं देगा, वो सिंपल सी यही चीज़ देगा, ऐसा कुछ करके। वो बोलेगा भाई साहब, एक फॉर लूप है, उसके अंदर ARR 1 में कुछ आ रहा है, ठीक है, और उसके अंदर एक और फॉर लूप है, वो ARR 2 के लिए चल रहा है, ओके, ये अलग है, ध्यान रखना, ARR 1 और ARR 2, ठीक है। और आप टोटल में क्या करोगे, आई और जे की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके स्टोर कर दो। अब बताओ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या। अब यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि दो लूप चल रहे हैं, बट यहाँ पे देखो ARR 1 यानी एक अलग वेरिएबल है, और ARR 2 अलग वेरिएबल है, तो ARR 1 को n मान लो, ठीक है, ये एक n नाम का वेरिएबल है, और इसको m मान लो। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, n × m चलेगा, समझो। या n के अंदर जो ARR 1 है, इसके अंदर किसी बंदे ने 6 डाल रखा है ऑब्वियसली, और इस वाले में किसी ने 2 डाल दिया, फिर चूंकि सेम वैल्यू के लिए चल नहीं रहा, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसने 2 डाल दिया, तो क्या कितना टाइम लूप चला, बाहर वाला 6 टाइम चला, और अंदर वाला इसके लिए चला, तो 6 × 2 यानी कि कितना चला, 12, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 टाइम चलेगा लूप, ठीक है। अगर किसी ने यहाँ पे 5 डाल दिया, सॉरी यहाँ 5 डाल दिया, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, 5 डाल दिया, तो उसकी 6 × 5 यानी 6 × 5 यानी कि 6 × 5 = 30, 30, ठीक है, तो 30 टाइम लूप चलेगा, तो इसका n² या m² नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे n × m, ठीक है, वो n और m की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, उतना टाइम चलेगा, सिंपल सा लूप। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी कुछ होगी, ठीक है। तो आपको सवाल कितना इतना से दिया होगा, किसी वेबसाइट पे या कहीं पे पूछेंगे तो इतना दिया, पूरा नहीं दिया जाता, ठीक है।
इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने पूरा लिख रखा फंक्शन वंक्शन बना के एकदम स्ट्रक्चर। इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। चला के देखते हैं। 132 आया, देखो ये फंक्शन को मैंने कॉल करा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसके अंदर एरे 1 है और ये एरे 2 है, तो एरे 1 मेरा इसमें और एरे 2 इसमें, ठीक है। दोनों के लिए लूप चला और मैंने क्या बोला, आई और जे की वैल्यू, यानी ये आई जितने टाइम चल रहा है हर इंडेक्स के लिए और जे इतने इंडेक्स के लिए चल रहा है। देखो आई और जे इसलिए लिखा डायरेक्ट क्योंकि ये वाला जो लूप है ना, इसमें इसमें आई लिखने का मतलब ये हुआ कि इस ए आर आर के जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है ना वो पूरी की पूरी इसके थ्रू एक्सेस हो जाएगी। मतलब केवल इंडेक्सिंग नहीं होगी, पूरी वैल्यू भी एक्सेस हो जाएगी, सीधा लॉजिक ये होता। तो आई इंटू जे लिखने का मतलब है इसका जो इंडेक्स 1 है इस पे जो वैल्यू पड़ी है यहाँ पे ये 1 मान लो, तो 4 इंटू 1 हो गया, फिर 2 इंटू 5 हो गया, फिर 3 इंटू 7 हो गया, 6 हो गया, फिर 6 आगे कोई एलिमेंट बचा ही नहीं तो किससे मल्टीप्लाई होगा, इन सबसे हो गया, ऐसा कुछ करके। तो एक एक से इसे मल्टीप्लाई होता जा रहा है ऐसा कुछ करके, ठीक है। और ये टोटल के अंदर स्टोर हो रहा है और फिर उसको रिटर्न करा दिया। अभी दो वैल्यू इसलिए आई है क्योंकि हमने 2 बार कॉल करा इस फंक्शन को यहाँ पे, ठीक है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन इंटू एम, ठीक है। और एन और एम की मल्टीप्लाई करके उसका जो रिजल्ट होगा उतना टाइम में लूप चलेगा टोटल, ठीक है। तो ये भी हो गया कवर। इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये ले लिया 4 वाला, ठीक है। इसको उठा लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखो मैं ये बता रहा हूँ कि एक्चुअल में देखते हैं कहाँ पे। देखो अब ये इतना जो लिखा हुआ ना इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ इसी में देखी जाएगी, इस चीज में, क्योंकि इसके अलावा और कुछ है नहीं। ये इसका स्ट्रक्चर है कि ये फंक्शन है, कॉल हो रहा है, वैल्यू पास हो रही है, जो भी जा रहा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन दिया होगा कुछ ऐसा करके, इसको कंट्रोल सी मारते हैं, इसको लेते हैं ऊपर, ठीक है। इसको नीचे जाने दो। ऐसा कुछ करके क्वेश्चन दिया होगा, बताओ और पूछेगा बताओ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो इसमें हमें एक चीज देखनी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तीनों पे ध्यान देना। आई की वैल्यू 1 दे रही है, ठीक है। और लूप कब चलेगा, एरे 1 डॉट लेंथ, इसका मतलब यूजर कोई ना कोई एरे डाल रहा है, एरे की लेंथ कुछ भी हो सकती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यू दे सकता है, हमने को नहीं पता। तो एन टाइम चलेगा लूप, ठीक है। यहाँ से पता चल रहा है कि एन टाइम चलेगा, एन कुछ भी वैल्यू हो सकती है एरे की। फिर जब हमने यहाँ पे देखा यार, यहाँ पे देखो वो जो लूप जो भी चलेगा ना वो आई इंटू टू हो रहा है, इसका मतलब वो यार एन लॉग एन टाइप चल रहा है। देखो लॉग एन टाइम इसलिए चल रहा है, देखो अगर मान लो अगर किसी ने यहाँ पे मान लो इसने 5 भी दिया होगा ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लूप 5 टाइम चलेगा, नहीं 5 टाइम ही चलेगा, क्योंकि जब आई की वैल्यू 1 है और आई छोटा है 5 से, तो एक बार ये वाला प्रिंट हुआ, टोटल हुआ, ठीक है। उसके बाद ऊपर आया तो उसने क्या करा, आई को इंटू करा 2 से, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 इंटू 1 यानी 2 हो चुका है। तो अभी आई की वैल्यू 2 हो गई, फिर से ये नीचे आया, ठीक है। फिर ऊपर गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो यानी एक बार लूप चला, 2 बार लूप चला, ठीक है। अब जब तीसरी बार चलेगा ना तो 4 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो उस केस में लूप चल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये लूप 5 बार चलना था और 2 बार ही चला इसकी वजह से, ठीक है। यानी कि जो एन की जो एग्जैक्ट वैल्यू थी उतने टाइम नहीं चला, ठीक है। एन का हाफ हो गया, हाफ या कम हो गया उसके आसपास ही चलेगा, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी है हाँ log n। अब log n कैसे पता चलती है, अगर कोई भी लूप है यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहा उसने, अगर आई इक्वल आई इंटू टू कर दिया, या फिर आई इक्वल आई इंटू टू नहीं करके यहाँ भाग दे दिया, यहाँ पे प्लस का नहीं होगा, ध्यान रखना, यहाँ भाग दे दिया, तो उस केस में तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n हो जाएगी। अब कोई बोलता प्लस दे दिया तो फिर उसको प्लस को नहीं काउंट करेंगे यार, उसको नहीं मानते। उसको फिर ऑर्डर ऑफ एन नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसको log n नहीं बोलेंगे, प्लस वाला सीन दे दिया तो फिर उसको मानते नहीं है। एग्जाम्पल के लिए समझा सकते हैं बट यार फिर एग्जैक्ट डेटा नहीं मिलता ना एकदम एग्जैक्ट, तो वो दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। ये एक्यूरेट हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको दिखा रखा है कि ये चल कैसे रहा है, इसको रन करके, तो इसके लिए फंक्शन वंक्शन बना रखा, पूरा स्ट्रक्चर, फंक्शन कॉल हो रहा है, वैल्यू आ रही जा रही, पूरा सीन हो रहा है, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ लॉग इन हो गया और ऑर्डर ऑफ लॉग टू एन गया। देखो लॉग टू एन, अगर ये 2 हो गया ना यहाँ पे, समझो ये सेम चीज अगर ये लगा रखी है और ऐसी सेम चीज वापस लगा रखी है, ठीक है, उसको फिर से कॉल कर रहा है अलग से, ठीक है। तो फिर log 2n हो गया, log 2n मतलब उसको 2 हो गया, मतलब एक बार log n था ये, और ऐसा कैसा log n एक और हो गया, तो 2 बार log n हो गया ना, तो वो 2 हो गया ना, वो 2 हट जाता है, फाइनल आउटपुट यही रहता है, log n ही रहेगा, ठीक है, फाइनल आउटपुट। इसको हटा दो। चलते हैं, ये हो गया चौथा, पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको उठा लेते हैं। इसको कंट्रोल सी करते हैं, आ जाते हैं इधर, ठीक है। इसके अंदर भी सेम चीज है, एक लूप लग रहा है, एरे की लेंथ तक चलेगा, और इसके अंदर भी एक फोर लूप लग रहा है, वो भी इसकी लेंथ तक चलेगा। बट यहाँ पे थोड़ा चेंजेस देखना, ऊपर वाला लूप तो इस एन के लिए प्रो चलेगा, एन मतलब ARR1 जो भी हम भेज रहे हैं उसके अंदर, अंदर वाले लूप में थोड़ा चेंजेस हो रहा है। देखो जे इक्वल जे इंटू टू हो रहा। अगर हम इसको हमारे जो पिछले जो हमने एग्जांपल दिए उसके अनुसार से देखें तो बाहर वाला लूप एन के लिए पूरा चलेगा, एन मतलब जो भी हम वैल्यू देंगे इस AR की लेंथ के लिए चलेगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसके हिसाब से देखें तो इसकी होगी ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। एन मान लेते हैं, ठीक है। इसकी होगी ऑर्डर ऑफ एन, बराबर लूप चलेगा। बट अंदर वाले में जे इक्वल जे इंटू टू हो रहा, तो इसकी क्या चलेगी, log n चलेगी, log n चलेगी, ठीक है। तो जब ऐसा कोई केस होता है ना जिसमें ऑर्डर ऑफ एन चल रहा है, अंदर वाला log n चल रहा है, क्योंकि ये नेस्टेड है, लूप के अंदर लूप है, बाहर नहीं है। अगर बाहर होता तो सीन अलग होता, नेस्टेड है। अगर लूप के अंदर लूप है और बाहर वाला लूप एन टाइम चल रहा है और अंदर वाला log n चल रहा है, तो इसकी एक नई टर्म बन गई, इसको बोलते
क्या बोलते हैं, एन लॉग एन, मतलब इन दोनों को जोड़ के एन लॉग और एन ऐसा कुछ करके बन गया सिंपल। ये ऑर्डर ऑफ एन चल रहा है और ये वाला लॉग एन चल रहा है, तो क्या करेंगे, इस एन को इसमें जोड़ दो यहाँ पे, तो इस एन को उठा के यहाँ के डाल दिया स्टार्टिंग में, ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो इसकी नई टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन गई एन लॉग एन, ऐसा कुछ करके, ठीक है। मतलब इन दोनों का मिक्स हो गया, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एन लॉग एन। चलो ठीक है, इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, और ये लिख भी रखा है यहाँ पर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन हो रही ऊपर वाले की, और ऑर्डर ऑफ लॉग एन हो रही इस अंदर वाले फॉर लूप की, दोनों को मिक्स करके क्या हो गया, एन लॉग एन, ठीक है। ये कुछ हटा दो उसको, चलते हैं नेक्स्ट में। ये हो गया छठा क्वेश्चन, इसको उठा लेते हैं, कंट्रोल सी। हाँ, देखो इसमें क्या डालेगा, फिबोनाची सीरीज, हाँ फिबोनाची सीरीज करके एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर करके कुछ होती है, क्योंकि उसके अंदर रिकर्जन का यूज होता है ना। तो देखो, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिकर्सिव फिबोनाची सीरीज एल्गोरिथम इज, फॉर द रिकर्जन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी जीरो ऑफ, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ लग गया एन स्क्वायर हो गया, ठीक है। सिंस एवरी नोड विल स्प्लिट इनटू टू सब सब ब्रांचेस, हर नोड का दो दो ब्रांच बनती है, उसके अंदर हो जाता है। एक वीडियो बनाएंगे फिबोनाची सीरीज एकदम मक्खन टाइप का, ठीक है, समझाएंगे, अभी अभी लंबा हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसा कुछ करके बना रखा है, और ये उसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हो गया। अगर हम इसको रिकर्जन से यूज करते हैं ना, तब तो ऑर्डर ऑफ एन होता है, बट जरूरी नहीं है कि हर बार वही हो, वो कभी नहीं, सॉरी सॉरी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो, वो जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे एक सिंपल बना रखा है, 0 1 7 है, देखो इसमें नंबर 7 है ना, इसका कुछ आंसर निकालना है, इसमें क्या रह रही है, सीरीज करके कुछ है। ओके, तो इसको थोड़ा कमेंट कर देते हैं और इसको चलाते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर कुछ बच गया, ओके ओके। देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता रखी है, ये देखो, बाय डिफॉल्ट वो होती है अगर रिकर्जन यूज करते हैं, बट इसको ऑप्टिमाइज कर दिया, जैसे बोलते हैं ना कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करो ऑप्टिमाइज करके, तो एक बार इसको रन करते हैं। ओके, इसको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो फिबोनाची सीरीज, हाँ सिंपल है, देखो ये देखो, इसका थोड़ा क्या शॉर्टकट तोड़ है, मतलब इजी कर दिया उसको लोग के थ्रू। बाकी ये थोड़ा क्या होता है कि थोड़ा एकदम डिफिकल्ट वाला सीन है, फिबोनाची सीरीज वाला जो रिकर्जन वाला लोगों को समझ भी नहीं आता, तो ये इसका शॉर्टकट मेथड निकाल दिया, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है 7 है ना, तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर 7 के बीच में जो भी फिबोनाची सीरीज का नंबर है वो निकालना। फिबोनाची सीरीज सबको पता है कि क्या होता है, 1 और 1 को ऐड करा तो 2 होता है। तो अब आपको क्या करना, 2 और 1 को ऐड करना, पीछे वाला एक एलिमेंट एक आगे वाला, तो 3 हो गया। अब आपको क्या करना, 3 और 2 को ऐड करना, तो 5 हो गया। अब आपको क्या करना, 5 और 3 को ऐड करना, 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये आपका आंसर 8 आ गया, ऐसा कुछ करके, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल आइटम कितने हैं, 7। अगर मैं यहाँ पे 7 की जगह अगर 10 कर दूँ, तो उस केस में क्या होगा, देखते हैं इसको, इसको रन करते हैं, ठीक है। ये देगा, अब क्या होगा, 8 और 5 कितना हो गया, 13, 13 और 8 21, 21 और 13 34, ऐसे। ये होती है फिबोनाची सीरीज। तो अब ये एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम इसमें रिकर्जन यूज करते हैं ना, तो एन स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। अब कोई बोल दे एग्जामिनर, बताओ, मतलब कोई भी बोल दिया इंटरव्यू वाला, बताओ इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करो, तो ये कर दिया अभी ऑप्टिमाइज, ठीक है, ऑलरेडी हमने ऑप्टिमाइज कर दिया इसको, ठीक है। N1 के अंदर 0 है और N2 के अंदर 1। देखो 0 और 1 इसलिए लिया है पहले से ही, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 और 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से। और ये नेक्स्ट टर्म ले लिया, फिर एक लूप चलाया जो छोटा है नंबर से, या नंबर के इक्वल है, यानी 10 है तो 10 टाइम्स चलेगा हमारा लूप, ये लूप चलेगा 10 टाइम्स। कंसोल डॉट लॉग एन कर दिया, ठीक है, हर बार हम एन की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। हाँ भैया, ठीक है। तो ये हो गया फिबोनाची सीरीज का ऑप्टिमाइज वर्जन। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन, क्यों, क्योंकि सिंपल सा दिख रहा है ना, एक लूप है और ये लूप तब तक चलेगा जो हमारी वैल्यू होगी। इस केस में हम दे रहे हैं अभी, ठीक है, तो सिखाने के लिए बता रहा हूँ। बट जब इंटरव्यू पूछता है ना, तो ये चीज़ हट जाती है यहाँ से, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। वो बोलेगा आप बताओ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? कोई बताएगा नहीं कि एन नंबर के अंदर क्या पड़ा हो, ठीक है। हमें इसको देख के बताना है कि अच्छा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ऑर्डर ऑफ एन होगी, क्यों कि जो भी नंबर की वैल्यू होगी उसके लिए लूप पूरा का पूरा चलेगा। सिंपल चलो, ऐसा कुछ देता हो, ठीक है। तो ये चीज़ अभी हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम आउटपुट देखना है एग्जैक्ट निकालना है, ठीक है। तो ये इसका आउटपुट आ गया, ठीक है। इसमें सिंपल सा है, कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं हम पहले स्टार्टिंग में, जो भी N1 की वैल्यू आ रही है, जो भी स्टार्टिंग में, ठीक है। N1 के अंदर भी क्या है, 0, तो सबसे पहले 0 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट टर्म में क्या, N1 में N2 को ऐड किया, N1 के अंदर 0 है और N2 के अंदर 1 है, और 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 हो गया। इसने क्या बोला, N1 के अंदर N2 डाल दो, N2 के अंदर 1 है तो 1 इसके अंदर चला गया। फिर यहाँ पे N2 के अंदर नेक्स्ट टर्म डाल दो, नेक्स्ट टर्म के अंदर यहाँ पे कुछ है क्या अभी, नेक्स्ट टर्म के अंदर तो अभी कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ गया नहीं, खाली हो गया ये तो, ठीक है। ऊपर क्या, और क्योंकि अब ये N1 को प्रिंट करेगा तो N1 के अंदर N2 चला गया, यानी 1 इसके अंदर चला गया, तो अगली बार ये 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे 1 बाय 1 करके चलता जाएगा, और ये हमारा ये आउटपुट आ गया इधर, ठीक है।
आपको लगता है कि अलग से समझाना चाहिए तो फिर इसका अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जो n स्क्वायर वाला और ये वाला दोनों समझा दूंगा कि वो काम कैसे कर रहा है, ठीक है। अभी चलते हैं आगे, और इसके बाद ये आ गया इधर वाला, ठीक है। इसको कंट्रोल सी मारते हैं, आ जाते हैं इधर, ठीक है। इसकी ऑर्डर ऑफ एन देखो, ये शिफ्ट वाला है ना, एक सेकंड इसको हटा देते हैं। हम्म इससे पहले जो हमने पॉप यूज किया था, सॉरी पुश किया था पीछे एक एलिमेंट, ठीक है, उसकी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, ऑर्डर ऑफ वन कांस्टेंट बताई थी मैंने, ठीक है, ऑर्डर ऑफ वन, ठीक है। बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, शिफ्ट और अनशिफ्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगी। अब आप सोचोगे यार एक ही एलिमेंट हट रहा है, एक ही एलिमेंट ऐड हो रहा है, तो ये ऑर्डर ऑफ एन कैसे हो गया, ये तो वन होना चाहिए। देखो इसका रीजन है, इसका रीजन ये है, देखो इधर देखा था। जब भी हम शिफ्ट अनशिफ्ट करते हैं ना, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से होता है, तो शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, आगे कुछ ऐड करेंगे, और अनशिफ्ट सॉरी सॉरी अनशिफ्ट का मतलब ऐड करना होता है, शिफ्ट मतलब हटाना होता है, उसको हटा देते शिफ्ट कर देते। अगर ये मैंने स्टार्टिंग में नो ऐड किया, ठीक है, अभी पहले तो इसको रन करके दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। कुछ एरर आ रही है इसके अंदर। ओके ओके, ऑर्डर ऑफ वन, ओके, इस चीज़ को मैंने कमेंट नहीं किया, ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अभी चलाते हैं इसको। देखो ये जो 9 है ना, स्टार्टिंग में ऐड हो गया, तो इसका क्या होगा, सिंपल सी चीज़ है, जब हम ये हो गया शिफ्ट हो गया, ठीक है, और ये एक अनशिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा कमेंट कर देते हैं अभी। अभी इसको चलाते हैं डायरेक्टली, देखो अब क्या हुआ, 1 2 3 4 ऑलरेडी था, और हमने क्या करा, 9 को आगे ऐड किया ना, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इंटरनली क्या हुआ, जब भी हम अनशिफ्ट यूज कर रहे हैं ना, इंटरनली इस मेथड के लिए एक फॉर लूप चल रहा है, वो क्या करेगा, इस एरे के हर एलिमेंट को पीछे शिफ्ट करता गया वन बाय वन। देखो अभी जो वन था ना, हमारा जीरो इंडेक्स पे था, तो जब वन पीछे शिफ्ट हुआ, तो टू इधर था, तो टू को पीछे शिफ्ट होना पड़ा। थ्री या टू की जगह था, तो थ्री को पीछे शिफ्ट होना, और फोर इधर था, तो फोर को भी पीछे शिफ्ट होना पड़ा, यानी एक एक एलिमेंट पूरे के पूरे शिफ्ट हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पीछे एक लूप चल रहा है, और वो लूप क्या कर रहा है, एक एक एलिमेंट को आगे शिफ्ट करके नो को यहाँ ऐड कर रहा है। इसका मतलब इस नो की वजह से सारे के सारे एलिमेंट हिल गए, समझ रहे हो। इसी वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन होगी। सेम टू सेम शिफ्ट वाले में भी होगा, देखो इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, अब शिफ्ट वाला चलाते हैं, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं और शिफ्ट वाला। अभी देखना 1 2 3 4 है, अब शिफ्ट वाला चलाएंगे, देखना क्या आउटपुट आएगा। 2 3 4 आया, मतलब क्या हुआ, आगे से एक एलिमेंट हटा, आगे से हटा, तो अभी जब ये हट चुका ना, तो ये टू वाला आगे आ गया, थ्री वाला आगे आ गया, और फोर वाला आ गया, यानी एक एक एलिमेंट आगे शिफ्ट हो गई। इसका मतलब जब हमने शिफ्ट लगाया, एक हटाया, तो भी ये पूरा का पूरा जो हमारा एरे है वो पूरा हिल गया, यानी उसका एक एक एलिमेंट को शिफ्ट होना पड़ा। इसकी वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन, यानी इसके पीछे भी एक लूप चल रहा है। तो जब हम स्टार्टिंग का एलिमेंट हटाते हैं, तो पीछे वाले एलिमेंट को आगे पुश करेगा ऑब्वियसली, जीरो इंडेक्स से कुछ हटा है, और यहाँ पर कुछ नहीं डालोगे, तो यहाँ पर अनडिफाइंड बता देगा, नल बता देगा, तो आपका एरे कंप्लीट कहाँ हुआ। उसने क्या करा, पीछे वाले एलिमेंट को आगे शिफ्ट करा, फिर पीछे वाले को आगे शिफ्ट करा, और फिर पीछे वाले को आगे शिफ्ट करा, ऐसा कुछ। ध्यान रखना, शिफ्ट और अनशिफ्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन होगी, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये बचिएगा लास्ट लास्ट क्वेश्चन, इसको कंट्रोल करते हैं। आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट पे भी बनाओ, तो कमेंट करके बता देना, अगर ऑब्जेक्ट पे भी चाहते हो तो फिर उसका एक वीडियो बना देंगे ऑब्जेक्ट का, उसमें बता दूंगा कि ऑब्जेक्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, उसमें कैसे क्या करते हैं, ठीक है। एक एरे है सिंपल 1 2 3, हाँ ये देखो पुश पॉप, ये मैंने बता दिया था, ठीक है। पुश और पॉप क्या होता है कि पीछे से एलिमेंट ऐड होता है और डिलीट होता है, सिंपल सा, तो पूरे के पूरे एरे के एलिमेंट को छेड़ता नहीं, मान लो 4 की जगह 5 ऐड गया, सिंपल 5 ऐड हो गया, तो 1 2 3 4 5 के साथ कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैंने इसको हटाया 5 को और 4 को भी हटाया, तो कुछ नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 तो वहीं के वहीं रह गए, पीछे से एक एलिमेंट ऐड हुआ हट गया, यानी सिर्फ एक ही ऑपरेशन हो रहा है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पुश और पॉप की होती है ऑर्डर ऑफ वन, ठीक है। और शिफ्ट एंड शिफ्ट की होती है ऑर्डर ऑफ एन, उसका रीजन बता दिया, क्योंकि उसमें एक लूप चल रहा है जो एक एक एलिमेंट को आगे पीछे शिफ्ट करता है, ठीक है। ठीक हो गया आज का वीडियो खत्म, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।